हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जे आर ऑफ द बिगिनिंग। आज की हम इस सीरीज़ में देखेंगे ओशिनोग्राफी, जो हमारी थर्ड यूनिट है। इसे नॉर्मली 6 to 7 क्वेश्चंस बनते हैं ओशियन रिलीफ से रिलेटेड या फिर सैलिनिटी से रिलेटेड, टाइड से रिलेटेड, वेव से रिलेटेड। आज हम सारे टॉपिक्स ओशिनोग्राफी से रिलेटेड इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करें ओशियन रिलीफ से। ओशियन रिलीफ से देखें, ओशियन रिलीफ में कई रिलीफ फीचर्स है। उनमें सबसे पहले आता है सेल्फ, उसके बाद आता है स्लोप, उसके बाद आता है कॉन्टिनेंटल राइज, उसके बाद कॉन्टिनेंटल प्लेन, हिल, गायर्ड्स, ट्रेंचेस, डीप्स। इनमें फ़र्क क्या है? सबसे पहले हम सेल्फ का देखें तो मैं आपको बताऊं कि जो कॉन्टिनेंट का ही हिस्सा होता है, इसलिए इनको कॉन्टिनेंटल, सेल्फ, स्लोप और राइज बोला जाता है, कि जो टाइम के साथ सबमर्ज्ड हो गए। जो सबसे पहले वाला पोर्शन होता है सेल्फ, इसकी स्लोप लिटिल बिट लेस होती है, 1 to 2 डिग्री, और एवरेज डेप्थ होती है 180 मीटर तक। ये इनके कुछ फीचर्स हैं। उसके बाद कॉन्टिनेंटल सेल्फ के बाद स्लोप आएगा। इसकी थोड़ी सी स्लोप है, वो थोड़ी सी सेल्फ के मुकाबले ज़्यादा रहती है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि सेल्फ की स्लोप ज़्यादा रहती है कॉन्टिनेंटल स्लोप की। फिर आता है राइज। राइज होती है खड़ी ढलान, ठीक है। और उसके बाद आता है कॉन्टिनेंटल प्लेन, एक बड़ा मैदान। जैसे हमारे प्लेन, गंगा का प्लेन नहीं है, उसी तरह कॉन्टिनेंटल प्लेन की ओशियंस में भी एक प्लेन है, उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेन। उसमें कॉन्टिनेंटल प्लेन में आपको मिल जाएंगे कुछ जगह हिल्स, फिर गायर्ड्स। इनमें फ़र्क क्या है कि गायर्ड्स एक फ्लैट टॉप हिल होती है, ठीक है, जो ओशियन की वेव के इरोजन के कारण फ्लैट टॉप हो गया है। और एबिशियल जो हिल और गायर्ड में फ़र्क क्या है? जो एबिशियल हिल है ना, उसमें हाइट रहेगी उसकी 1000 मीटर से लेस, तो उसको हिल बोलेंगे। अगर ज़्यादा है तो उसको गायट बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आती है ट्रेंचेज। ट्रेंचेज जहाँ सबडक्शन प्लेट बाउंड्री रहेगी, ठीक है, वहाँ पे ये नॉर्मली आपको कॉन्टिनेंट और ओशियन बाउंड्री के बीच में मिल जाएगा। डीप्स, जो सबसे गहरा पार्ट, जैसे मेरियाना ट्रेंच नाम सुना होगा, तो पर उसका डीपेस्ट पार्ट कौन सा है? चैलेंजर डीप। उसके बाद जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो हर कॉन्टिनेंटल ओशियन रिलीफ से बनते हैं। इनमें नॉर्मली क्वेश्चन मैंने बता दिया, सेल्फ का डिग्री आ सकती है, स्लोप आ सकती है, ठीक है, और गायर्ड और हिल के बीच में, एबिशियल हिल बोलते हैं इसे, इनके बीच में डिफरेंस आ सकता है। और मेजर ट्रेंचेज ये ओशियन रिलीफ फीचर के अंडर आएगी, ठीक है। तो मैंने 3 मैप दिया आपको इस गूगल ड्राइव लिंक में, एक बार गो थ्रू कर लेना। इसमें सारे रिलीफ फीचर है ओशियन वाइज। 3 मैप है, पैसिफिक का, अटलांटिक का, इंडियन ओशियन का। एक बार मैं मेजरली आपको बता देता हूँ। जैसे अटलांटिक ओशियन है, अस शेप में है, डॉल्फिन राइज, ठीक है। इसमें वेलवी सीरीज, टेलीग्राफ प्लेट्यू, या फिर साउथ सैंडविच सीरीज, ठीक है, प्यूर्टो रिको ट्रेंच। और अगर इंडियन ओशियन की बात करें तो इसमें नॉर्मली आएंगे आपको आइसलैंड्स, ठीक है। आइसलैंड को नॉर्थ टू साउथ सजाने का बोल देगा, ठीक है। वेल, कार्ल्सबर्ग रीज, 90 डिग्री ईस्ट रीज, ठीक है, मेडागास्कर रीज। इन सबको आपको नॉर्थ टू साउथ, एक बार आप इस मैप में देख लोगे ना, आप इसको सॉल्व भी कर दोगे सही, ठीक है। टोंगा ट्रेंच, ये अपने इधर पैसिफिक में आ जाएगी, ठीक है। और पैसिफिक में बात करेंगे तो नॉर्मली ट्रेंचेज से क्वेश्चन बनेंगे कि नॉर्थ पैसिफिक में कौन सी ट्रेंचेज है, ठीक है। एल्यूशियन ट्रेंच, या फिर मेरियाना ट्रेंच हो गई, फिलीपींस ट्रेंच हो गई, टोंगा ट्रेंच हो गई यहाँ पे साउथ में। इनको ट्रेंच को नॉर्थ टू साउथ करना। एक बार ये ब्रिटानिका का मैप है, इसको आप डाउनलोड करके देख लेना। इनमें देख लेना कि इंडियन ओशियन के नॉर्थ टू साउथ रिलीफ फीचर्स आ सकते हैं, मेनली आइसलैंड से। उसके बाद फैक्ट से रिलेटेड बात करूँ कि जो वाइडेस्ट सेल्फ से बोल देता है कि सबसे चौड़ी सेल्फ कौन से एरिया की है, वो है साइबेरिया वाला रीजन, जो ये रशिया वाला रीजन नहीं है ये, ठीक है। इस एरिया में जो सेल्फ है वो सबसे वाइड है, 1200 किलोमीटर तक, ठीक है। ये सबमर्ज्ड कोस्ट है, ओके, क्योंकि जैसे जैसे सी लेवल राइज हुआ, या कॉन्टिनेंटल वाला पार्ट डूब गया। उसके बाद ओशियन में वेस्ट नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है, वहाँ मिलेगी, ओके। एक्टिव मार्जिन में है ना, वो सेल की जो चौड़ाई है वो कम रहेगी,
पैसिव मार्जिन में ज़्यादा रहेगी। क्यों रहेगी? जैसे जैसे ये सब्डक्टिव पार्ट है, ये ट्रेंच वाला हिस्सा हो गया, तो ये सेल्फ एक्टिव मार्जिन है, इस बाउंड्री को एक्टिव मार्जिन बोलते हैं। यहाँ सेल्फ की चौड़ाई 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर नॉर्मल मिलेगी। वहीं अगर पैसिव मार्जिन है, मतलब लॉन्ग बाउंड्री है, बीच में कोई भी प्लेट आपस में टकरा नहीं रही, उस एरिया को पैसिव मार्जिन बोलेंगे। तो वहाँ सेल्फ की चौड़ाई बहुत ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। और ऐसा एरिया जहाँ पे एरिया ऑफ सबडक्शन, जैसे हमारा इंडिया की बात करें, जो जो वेस्टर्न घाट्स वाला रीजन है, वेस्ट कोस्ट, वो सबसे डेंस का रीजन है। वहाँ पे सेल्फ की चौड़ाई आप देखोगे फिजिकल में हमें चौड़ी है, पर जो ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ कम है, ठीक है। और मोस्ट एक्सटेंसिव स्लोप, जो सबसे ज़्यादा स्लोप मिलती है, वो 20 से 50 डिग्री नॉर्थ में है, ओके। ए प्लेट टेक्टोनिक्स के मार्जिन आपको पता ही है कि वहाँ तो ऑब्वियसली कम ही मिलेगी। और अगर क्वेश्चन आ सकता है कि मोस्ट एक्सटेंसिव स्लोप कहाँ मिलती है, जैसे सैलिनिटी का आ जाता है, क्या ये सैलिनिटी किस रीजन में 20 डिग्री से 30 डिग्री रीजन में नॉर्थ में मिलती है। इसी तरह स्लोप कौन से रीजन में, 20 से 50 डिग्री। एक आता है ग्रैंड कैनियन। ग्रैंड कैनियन कहाँ है? बे ऑफ कैलिफोर्निया रीजन में है। लॉन्गेस्ट सबमर्ज्ड कैनियन की बात आई, लॉन्गेस्ट सबमर्ज्ड कैनियन ये कहाँ है? पैसिफिक ओशियन में। जो बेरिंग स्ट्रेट नहीं है, इधर रशिया हो गया, इधर हो गया यूएसए, इसके बीच में एक बेरिंग स्ट्रेट है, यही एक कैनियन है, बेरिंग कैनियन, लॉन्गेस्ट सबमर्ज्ड कैनियन, ओके। कैनियन रिवर का भी होता है और ओशियंस में। कंपोजिशन की बात करें तो ओशियन का जो एवरेज टेम्परेचर है 3.9 डिग्री सेल्सियस ओवरऑल, टॉप टू बॉटम उसका एवरेज है, ओके। एवरेज सैलिनिटी है 34.5 ppm, ठीक है, पार्टिकुलर मैटर पर 1000, ठीक। ओशियन की एवरेज डेप्थ की बात करें तो जनरल फैक्ट है 3682 मीटर। उसके बाद अगर हम कुछ कई बार क्वेश्चन आते हैं कि अराउंड कितनी परसेंट पॉपुलेशन है कोस्ट के अराउंड है। जो वर्ल्ड की हाफ पॉपुलेशन है ना, वो कोस्ट के 240 किलोमीटर के अंदर अंदर रहती है। कई बार फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकता है कि यूएन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि कितनी परसेंट पॉपुलेशन इस एरिया में रहती है, ठीक है, ये याद रखना। गैसियस कंपोजिशन नाइट्रोजन ऑक्सीजन CO2 ऐसे मिलती है। और एक क्वेश्चन आया था जैसे कार्बन से रिलेटेड कि कार्बन एटमॉस्फेयर में HPSC में अभी फिलहाल क्वेश्चन आया था कि कार्बन 50% कहाँ पाया जाता है एटमॉस्फेयर में। 50% कार्बन फिर कहाँ है? 50% है ओशियंस में, ओके। मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर की नॉर्मल हम देखते हैं कि बर्फ़ है, उसकी डेंसिटी कम है, इसलिए वो फ्लोट करती है। 9 हिस्सा उसका पानी के अंदर रहेगा, पर एक हिस्सा है ना 10 में से, वो उसका फ्लोट करता रहेगा क्योंकि डेंसिटी कम है वाटर के मुकाबले। पर जो मैक्सिमम डेंसिटी जो सलाइन वाटर है वो अचीव कर रहा है 4 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। हालांकि ठंडा है, ठीक है, पर उसकी मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे रहेगी। अब अगर डेंसेस्ट वाटर का है, अब पोल और इक्वेटर में कंफ्यूज रहेंगे, ठीक है। अगर यहाँ टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया तो हम उसको हाई डेंसिटी नहीं कह सकते। अगर यहाँ पे 5-6 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे आपसे पूछ ले इक्वेटर पे 25 डिग्री सेल्सियस है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर ज़्यादा कहाँ रहेगी? कोल्ड वाले एरिया में, ओके। कोल्ड वाटर बिफोर, और क्योंकि सैलिनिटी के कारण ना उसका फ्रीजिंग लेवल है वो भी इंक्रीज होता है। वाटर 3.5 डिग्री में फ्रीज होगा, 0 डिग्री में फ्रीज नहीं होगा सलाइन वाटर। और अगर इसके साल्ट कंपोनेंट की बात करें तो इसमें साल्ट कंपोनेंट सबसे पहले सोडियम क्लोराइड, जो सॉल्ट है जिसको हम नॉर्मली यूज़ करते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये केमिकल कंपोनेंट है और ये साल्ट आयंस है, ठीक है। ये दो एलिमेंट्स के मिलने से बने। सोडियम क्लोराइड 77% याद रख लेना, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, अम, ठीक है। सोडियम मैग्नीशियम मैग्नीशियम सल्फेट, ये 3 याद कर लेना, सीरीज में आ सकते हैं। सोडियम क्लोराइड सबसे पहले नॉर्मल याद है, जो घर में साल्ट यूज़ करते हैं वही है। उसके बाद जो आयंस है इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे ज़्यादा कंपोनेंट कौन से एलिमेंट का है? क्लोराइड का है 55%। फिर आता है सोडियम, यहाँ आप कंफ्यूज हो जाएगा कि सोडियम यहाँ तो ज़्यादा था और यहाँ कम है, इसको याद रख लेना। सोडियम यहाँ सेकंड नंबर पे है, क्लोराइड ज़्यादा है। जो सोडियम क्लोराइड इसमें है ना, तो ये क्लोराइड का परसेंट के कारण ज़्यादा है। नॉर्मली रिवर्स में क्लोराइड का परसेंटेज ज़्यादा रहता है, याद रखना। फिर आता है सल्फेट,
पोटाशियम, बस टॉप 3 को याद रख लेना, क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। उसके बाद सैलिनिटी वाइज सीरीज को देखें तो वोन लेक है ना, उसकी हाईएस्ट सैलिनिटी है 33 ppm। यार 2-3 बार में क्वेश्चन आ सकता है यार, ठीक है। डेड सी की सैलिनिटी हाई है 238, ये दोनों कन्फर्म है, या तो ये ऑप्शन में रहेगा या लेक वोन रहेगी। अगर दोनों रहे तो लेक वोन याद रख लेना। सॉल्ट लेक, रेड सी 40 ppm। जस्ट कई बार आता है कि रेड सी की सैलिनिटी ज़्यादा है या मेडिटेरियन की, ठीक है, तो रेड सी की ज़्यादा है। थर्मोक्लाइन लेयर कौन सी होती है कि जहाँ पे टेम्परेचर सेम रहता है, एक डिक्रीज आता है उसके बाद टेम्परेचर कॉमन हो जाता है। इस शार्प चेंज को इसके नीचे 200-300 मीटर 1 किलोमीटर की डेप्थ के करीब के बाद एक थर्मोक्लाइन ट्रांजिशन जोन है, उसके बाद टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। जो ये पोल्स वाला एरिया है ना, इक्वेटर पे तो ऊपर टेम्परेचर मान लिया 30 डिग्री सेल्सियस है, 30 से ये धीरे धीरे 10 डिग्री जाएगा, फिर जाएगा 5 डिग्री, 0 डिग्री, ऐसे 3-4 डिग्री पे एवरेज रहेगा। पर पोल्स में क्या है कि वहाँ पे वाटर 5 या 4 डिग्री, तो ये थर्मोक्लाइन लेयर है ना स्ट्रेट रहती है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि थर्मोक्लाइन लेयर स्ट्रेट रहती है पोल्स पे। इजी सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट लग रहा है ख़त्म, ठीक है। हेलोक्लाइन लेयर में लाइन ऑफ सैलिनिटी की एक तो होती है आइसोल लाइन, जो हम हॉरिजॉन्टली ओशियंस पे देख लें, पर ये वर्टिकली है, ये है हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली में एक ऐसे ही जैसे मैंने थर्मोक्लाइन लेयर बताई ना, ऐसे ही सैलिनिटी लेयर है। ये ऊपर हाई सैलिनिटी है, ठीक है, हाई सैलिनिटी है, धीरे धीरे सैलिनिटी डिक्रीज हो जाएगी। और कुछ पोल वाला एरिया जैसे वहाँ सैलिनिटी कम है, यहाँ सैलिनिटी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, जो अगर वाटर सैलिनिटी है ये ऑब्वियसली डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा, ठीक है, डाउनवर्ड करंट फ्लो करेंगे। उसके बाद है 5 किलो सैलिनिटी का याद रख लेना। हेलोक्लाइन जस्ट इतना ही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। वर्टिकल लाइन है ये 5 किलो लाइन, सेम डेंसिटी की लाइन है। जैसे मैंने बताया कि सैलिनिटी और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग डेंसिटी वेरी करेगी, उसी के अकॉर्डिंग एक डेंसिटी लाइन बनती है। फाइक्नोक्लाइन, थर्मोक्लाइन, हेलोक्लाइन, ये तीनों लेयर होगी, ठीक है। थर्मोक्लाइन से क्वेश्चन बन सकता है पोल इक्वेटर से। हेलोक्लाइन इतना ही आएगा कि कहाँ है, ठीक है, और कितने किलोमीटर पे पाई जाती है। जस्ट क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला थर्मोक्लाइन से है। फाइक्नोक्लाइन जस्ट पूछ सकता है कि नीचे नीचे जैसे जाओगे डेंसिटी इंक्रीज होगी डिक्रीज, ऑब्वियसली डेंसिटी इंक्रीज होगी। अगर नॉर्मल कुछ फैक्ट्स की बात करें कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है ना वो ज़्यादा सलाइन है। क्यों? आप देखोगे कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है ना वो कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है, तो वो जल्दी वार्म होता है, वार्म होगा ज़्यादा इवेपोरेशन, इवेपोरेशन के कारण ज़्यादा वाटर सलाइन होगा। सैलिनिटी क्यों इंक्रीज होती है, एक बार जल्दी जल्दी फैक्ट्स बता देता हूँ। सैलिनिटी, हाई इवेपोरेशन, बारिश कम होना, ठीक है। वाटर का सैलिनिटी डिक्रीज होने के कारण क्या है, वाटर का मेल्टिंग होना, जैसे पोलर एरिया हो गया, यहाँ पे आइस मेल्ट होती है, ठीक है, तो उसके कारण सैलिनिटी डिक्रीज हो सकती है, या फिर रिवर इनफ्लो के कारण सैलिनिटी डिक्रीज हो सकती है। ओके, ये नॉर्मल फैक्ट्स है। तो इसीलिए कई बार क्वेश्चन बनता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर सलाइन है ड्यू टू हाई वेपरेशन। पर ये याद रख लेना, इस हिसाब से आप सोचोगे कि वेपरेशन तो इक्वेटर वाले रीजन में हाई है, तो यहाँ पे हाई है सैलिनिटी, पर नहीं, यहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होती है, तो सैलिनिटी यहाँ ज़्यादा नहीं है। सैलिनिटी है 20 डिग्री से 30 डिग्री वाले रीजन में हाईएस्ट, वो भी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। फैक्ट है, याद रख लेना, आएगा क्वेश्चन, आता रहता है, आएगा तो क्यों नहीं, ठीक है। जो 40 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री साउथ में टेम्परेचर है ना, ये यहाँ देखो 40 नॉर्थ से 40 साउथ तक टेम्परेचर ओशियंस में कम रहता है, कॉन्टिनेंट्स का ज़्यादा। और ऐसे ऊपर जाओगे ना, ओशियंस का टेम्परेचर हाई मिलेगा और कॉन्टिनेंट्स का और क्या मिलेगा बताओ, ठीक है। ओशियंस का टेम्परेचर हाई, कॉन्टिनेंट्स का लो मिलेगा, ये ध्यान रखना। कहाँ तक? 40 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री साउथ तक, ये वाइस वर्सा रहता है। और जो वार्मेस्ट ओशियंस की बात करें तो इंडियन ओशियन है, फिर पैसिफिक है क्योंकि वॉल्केनो के कारण। इंडियन ओशियन कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है यार, ठीक है। अटलांटिक ओशियन हो गया, ठीक है। और मिड लेटीट्यूड आर मोर सलाइन देन इक्वेटर, ये मैंने बताई दिया।
सैलिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेप्थ के साथ, ये ठीक है। जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होगी सैलिनिटी कम होगी। लो लेटीट्यूड में ऐसा है, पर हाई लेटीट्यूड में मैंने क्या बताया कि ऊपर सैलिनिटी कम है, ठीक है, नीचे सैलिनिटी ज़्यादा है। ऊपर तो मान लो आइस के कारण मिलेगी 15 से 20, ठीक है, पर नीचे नीचे वो 30 तक मिलेगी। तो ये दोनों का याद रख लेना। जो लो लेटीट्यूड है, जैसे जैसे डेप्थ डिक्रीज होगी सैलिनिटी भी डिक्रीज होगी इन्वर्सली। जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज सैलिनिटी भी डिक्रीज। इंक्रीज एक इंक्रीज होगा, दूसरा डिक्रीज। पर पोल्स में क्या है, सेम। अगर ये डिक्रीज हो रही है डेप्थ, सैलिनिटी भी इंक्रीज। हाई लेटीट्यूड पोलर रीजन डिफरेंस याद कर लेना, आएगा क्वेश्चन। इनमें से दोनों से कौन सा ठीक है। रिवर कंटेन कैल्शियम, जो मैंने बताया क्लोराइड कैल्शियम कंटेन करता है 30 गुना C से, तो कैल्शियम हड्डियों वाला नहीं है, वही है। मोस्ट लाइन ओशियन कौन सा है, अटलांटिक ओशियन है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर लाइन है, और वारम भी वही है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आता है कि नॉर्दर्न या फिर साउदर्न हेमिस्फेयर ज़्यादा स्लाइन है, तो नॉर्दर्न, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्लाइन ओशियन कौन सा है, अटलांटिक। वारम कौन सा है, इंडियन, ओके, याद रखना, क्योंकि इसमें इंडियन ओशियन में वाटर आता रहता है साउदर्न ओशियन से। टेम्परेचर और सैलिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे, और डेंसिटी भी इन लो लेटीट्यूड, ठीक है। कंडीशन याद रखना, लो लेटीट्यूड। ये मैंने चीज़ें सारे इनके रिलेशन बता दिए। टेम्परेचर का रिलेशन सैलिनिटी से, कि टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा सैलिनिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि हाई एवेपोरेशन। अगर सैलिनिटी इंक्रीज होगी तो मतलब ऑब्वियसली साल्ट कंटेंट के कारण हाई डेंसिटी होगी, ठीक है, तो भारी होगा, डेंसिटी इंक्रीज। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सीधी सी बात है कि टेम्परेचर सैलिनिटी डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, याद रख लेना, पर लो लेटीट्यूड में याद रख लेना, ओके। ओशियन करंट्स आते हैं, हर बार क्वेश्चन आ जाता है, क्या कहाँ से करें। इसमें जितने भी करंट है ना, एक बार कर लेना, आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन कैसे कंफ्यूज करेगा मैं बताता हूँ, ठीक है। ये आपको डायग्राम दिख रहा है, इसमें सारे करंट्स हैं। क्या याद रख लेना, मैं बताता हूँ कि वार्म करंट कौन सा है, कोल्ड करंट कौन सा है, ठीक है। सबसे पहले मैं ओशियन वाइज आपको करंट एक बार याद करा देता हूँ। नॉर्थ और पैसिफिक साउथ, जो जो ओशियन है इक्वेटोरियल करंट चलेगा, एक काउंटर इक्वेटोरियल करंट चलेगा, ठीक है। फिर आओ अटलांटिक ओशियन में। अटलांटिक ओशियन में जैसे ही आओगे ना, ऐसे ही नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक, ये सबको याद हो जाने चाहिए। गल्फ स्ट्रीम का नाम आपने सुना होगा, ये 40 डिग्री पे जाके मिलके बनती है, एंटलीज वाला। और फ्लोरिडा करंट है जो कैरेबियन सी करंट और एंटलीज के मिलने से बनता है, ठीक है। याद रहेगा ना। स्ट्रीम और करंट और ड्रिफ्ट में फ़र्क क्या है। स्ट्रीम की गल्फ स्ट्रीम नाम सुना होगा, बहुत हाई स्पीड होती है। उसके बाद करंट की स्पीड आती है, स्पीड, ठीक है, थोड़ी कम रहती है। उसके बाद ड्रिफ्ट, जो अटलांटिक सरकमपोलर ड्रिफ्ट होते हैं ना, जो पैसिफिक अंटार्कटिका जो सरकमपोलर करंट यहाँ पे दिख रहा है, इसको ड्रिफ्ट भी बोलते हैं। इसकी स्पीड कम होती है, ठीक है। इनको कई बार आ जाता है कि स्ट्रीम, करंट, ड्रिफ्ट, स्पीड के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा स्पीड होती है स्ट्रीम की, ड्रिफ्ट की सबसे कम, ओके। अब देखो कि गल्फ स्ट्रीम करंट बन गया, ये क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक करंट बन गया, ठीक है, सबको पता है। क्वेश्चन क्या बनेगा, वार्म करंट कौन सा है, कोल्ड करंट। नॉर्थ अटलांटिक सोचा में भी कोल्ड है, नहीं, क्योंकि इस रीजन के अकॉर्डिंग है, कि ये रीजन तो मान लो कोल्ड है, पर पानी मैंने बताया था कि पोलर एरिया में गर्म है, तो ये वार्म करंट ही है नॉर्थ अटलांटिक। नॉर्वेजियन करंट वार्म करंट। इरमिंगर की धारा आ रही है, लेब्राडोर की धारा आ रही है जो पोल से, वो है कोल्ड करंट, ठीक है। ऐसे ही साउथ में ब्राज़ील करंट आ गया, साउथ अटलांटिक। वेनेजुएला की धारा अफ्रीका से, याद रख लेना, क्योंकि यहाँ वेनेजुएला कंट्री है, वेनेजुएला, ठीक है। कैनरीज करंट कोल्ड करंट है। क्यों, आप कहोगे कि ये तो इक्वेटर पे आ गया, नहीं, पर ये जो ये रीजन है ना, इसके मुकाबले में इसका टेम्परेचर कम है, ठीक है। ये कंपेरेटिवली होता है ना, कि ये तो इसका तो 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इसका भी 25 है, पर इसका ये वार्म करंट हम जिसको बोल रहे हैं नॉर्थ अटलांटिक करंट, इसको ड्रिफ्ट बोलते हैं एक्चुअल में, तो इसने यहाँ करंट लिख रखा है। इसका तो टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, पर ये वार्म है, और ये 25 वाला कोल्ड कैसे, ये रिस्पेक्टिवली होता है, ठीक है।
अब क्वेश्चन पैसिफिक में आते हैं। पैसिफिक में कौन से करंट है? ओयोसियो करंट, कोल्ड करंट, ठीक है, क्यूरोसियो, वार्म करंट। इतना ही याद रख लो यार, एक तो क्यूरोसियो याद रख लो, ओयोसियो याद रख लो, ठीक है। इसमें याद रख लो गल्फ स्ट्रीम, इरमिंगर की धारा, ठीक है, ग्रीनलैंड की तरफ से आती है, कोल्ड करंट है। साउथ में इसमें कोई करंट याद नहीं रखना है, बेंगुएला की धारा याद रखनी। इधर आओगे तो मैंने क्यूरोसियो बता दिया, ओयोसियो बता दिया। यहाँ आप फंसोगे, मेरे को पता है, अलास्का करंट है। अलास्का करंट वारम है या कोल्ड? अरे पोलर रीजन है, वारम करंट नहीं है। कोल्ड करंट ही होगा, नहीं, यहाँ पे वारम करंट है। ये अभी एचपीएससी में भी क्वेश्चन आया था, थोड़ा ध्यान से करके आना, ठीक है। बेरिंग करंट ऑब्वियसली आर्कटिक ओशियन से आ रहा है, ठंडा ही होगा यार, ये याद रख लेना। अलास्का करंट बता दिया मैंने, एल्यूशियन करंट बता दिया, ओयोसियो करंट बता दिया, ठीक है, लीमेन करंट बता दिया। कई बार आ सकता है कि इतना अजीब नाम कौन पूछ रहा है, पूछ लेगा कि कौन से ओशियन में है भाई, लीमेन करंट, ओके। और एक एंटलीज याद रख लेना। फिर आता है इंडियन ओशियन में, मेडागास्कर से याद रख लेना, इसमें कोई ज़्यादा करंट ज़्यादा है नहीं कंफ्यूजिंग वाले, ठीक है। मानसून ड्रिफ्ट आ जाती है, कि मानसून के टाइम में ये करंट्स हो जाती हैं डायरेक्शन रिवर्स, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल फ्लो रहता है, और जो सर्दियों में रिवर्स हो जाती है, ठीक है। सर्दियों में क्या हो जाएगी डायरेक्शन ऐसी, नॉर्मल तो ऐसे घूमते हैं करंट, सर्दियों में इसकी नॉर्थ इंडियन ओशियन है, करंट्स की डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी। एक बार खुद गो थ्रू कर लेना पेंसिल चला के, ठीक है। वेस्टर्न मार्जिन पे आए ओशियन करंट्स के, तो जो हाई स्पीड रहती है और डेप्थ ज़्यादा रहती है, तो ये वेस्टर्न मार्जिन है ओशियंस का, स्पीड ज़्यादा, डेप्थ ज़्यादा, ठीक है। ये क्या है, करंट वाइड होते हैं, स्पीड कम होती है, डेप्थ कम होती है। याद रख लोगे, लिख दिया है, ऑब्वियसली याद करोगे। क्या बताया, एक बार फिर से बताना। वेस्टर्न करंट, स्पीड ज़्यादा, गल्फ स्ट्रीम से याद रख लो, डीप है, ठीक है। वारम वाटर होगा, ज़्यादा स्पीड से ही भागेगा, ओके। क्यों तेज है वह वेस्टर्न ईस्टर्न की मुकाबले? वारम करंट है, जस्ट इतना याद रखना, स्पीड से जाएगा, डेप्थ ज़्यादा रहेगी, ओके। गायर याद कर लेना, स्ट्रीम और करंट ड्रिफ्ट, लोवेस्ट स्पीड, ठीक है। टाइड्स की बात करें तो टाइड्स में सबसे पहले हम देखें वेव्स को। वेव्स, टाइड्स है ना, वो वेव्स की पार्ट है, जैसे सुनामी है वो भी वेव का ही पार्ट है। ओशियन करंट्स हो गए, टाइड्स हो गए, इनमें डिफरेंस देखें। ओसिलेटरी करंट है, मूवमेंट, राइज एंड फॉल। वेव्स ना हमको चलती दिखती है, पर वो सर्कुलर मूवमेंट है, वाटर ट्रांसफर आगे नहीं होता, वो एनर्जी ट्रांसफर करता है। अच्छा, ये एक सर्कुलेशन बन गया, फिर ये एनर्जी ट्रांसफर कर दें नेक्स्ट को, अच्छा नेक्स्ट सर्कुलेशन बन गया, ऐसे ऐसे। टाइड में वाटर फ्लो करता है, वाटर अट्रैक्ट होता है, वो कोस्ट की तरफ मूव करता है, ठीक है। टाइड में यह फर्क है। हॉरिजॉन्टल करंट होते हैं, ओशियन में भी वाटर मूव करता है, जस्ट लाइक ए रिवर। वर्टिकल मूवमेंट है, ऊपर से नीचे। इनके डिफरेंस नॉर्मल है, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन बढ़ेंगे नहीं, तो ज़्यादा मैं इस पर टाइम नहीं दे रहा, ठीक है। टाइडल बल्ब दो टाइप के होते हैं, ठीक है। अदर साइड क्यों बनता है मून के, जैसे ये हो गया मून, ये हो गया सन, इधर है अर्थ। अच्छा, इधर तो ग्रेविटेशनल पुल के कारण हाइट हाइट आएगी, ठीक है। पर दूसरी टाइप क्यों, क्योंकि अर्थ घूमती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, यहाँ पे लो टाइड रहेगी, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल, तो जैसे खींच रहा है तो इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, इसके कारण। तो कभी पूछे कि अभी एचपीएससी में भी जैसे क्वेश्चन आया था कि स्प्रिंग टाइड मंथली फिनोमेना, नहीं, ये मंथ में 2 बार आएगा, जब ये सन की पोजीशन इसके अपोजिट हो जाएगी, अर्थ बीच में रहेगी, तब भी स्प्रिंग टाइड आएगी, ठीक है। अर्थ के रोटेशन के कारण मून, ग्रेविटेशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये मैंने बता दिया कि मून इस साइड है तो दूसरी तरफ सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है। दो फोर्सेज हैं, याद रख लेना, कि अगर ट्रू और फॉल्स आ जाए कि सेंट्रीफ्यूगल है या नहीं। एवरेज जो टाइड आएगी ना, वो ट्वाइस ए डे आती है, ठीक है। और 1 घंटे 24 घंटे में कर लेती है, ठीक है। तो 12 घंटे कुछ 26 मिनट है, ठीक है, क्योंकि मून की स्पीड ज़्यादा है तो वो जल्दी रोटेट करता है, तो 26 मिनट एक्सटेंड हो जाते हैं। ये एवरेज है, 12 घंटे 26 मिनट, याद रख लेना। और फिर से सेंटर होने में 24 घंटे 52, 12 दूनी 24, ये है कुछ पोजीशन, ठीक है। सन मून की पोजीशन ये रहेगी स्प्रिंग टाइड के टाइम, एक तो कि दोनों एक ही पोजीशन में, एक दिशा में,
और अर्थ इस साइड। एक है कि अर्थ सेंटर में हो तो भी स्प्रिंग टाइड आएगी। नीप टाइड कहाँ आएगी? ठीक है, नीप टाइड यहाँ आएगी, इस यहाँ सेंट्रीफ्यूगल लगेगा। ठीक है, इधर भी फोर्स लग रहा है। जब ये फर्स्ट क्वार्टर ऑफ मून जब दोनों ऐसे रहते हैं ना, परपेंडिकुलर ऐसे डायरेक्शन में, तो तब नीप टाइड की सिचुएशन बनती है। ओके, दो दो टाइम आती है, स्प्रिंग टाइड भी और नीप टाइड। स्प्रिंग टाइड क्या है कि एक हमने हाई टाइड लो टाइड सुना होगा कि दिन में एक बार दो बार हाई टाइड, दो बार लो टाइड आती है। तो इसी तरह महीने में भी ऐसा होता है कि स्प्रिंग टाइड हाई टाइड होती है, नीप टाइड स्मॉल टाइड होती है, जस्ट फर्क इतना ही है। ठीक है, महीने में दो दो बार दोनों आएगी। ठीक है, फिर आती है इनसे रिलेटेड थ्योरी, इक्विलिब्रियम थ्योरी आइजैक न्यूटन ने दी थी, डायनामिक लाप्लास ने दी थी, प्रोग्रेसिव वेव विलियम वेबल। इक्विलिब्रियम थ्योरी याद रख लेना, न्यूटन, डायनामिक लाप्लास, प्रोग्रेसिव प्रोग्रेस भाई विलियम कर दो। ठीक है, उसके बाद आती है कैनाल थ्योरी एरी के द्वारा। ठीक है, वेव की जो स्टीपनेस है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? वेव मैंने बताया था ना, ये वाली है वेव। ठीक है, जो सर्कुलर, उसकी वेव हाइट और उस वेव की हाइट ये होगी। ठीक है, ये होगी वेव लेंथ, इसको डिवाइड कर दो, ये वेव की स्टीपनेस आ जाएगी नॉर्मल। फेज क्या होता है? कई बार स्टेटमेंट आ जाती है, लेंथ ऑफ सी ओवर विच विंड मूव, कि जितनी फेज होगी उतनी वेव हाई आएगी, क्योंकि उसको लंबा रास्ता मिल जाएगा पावर के लिए, जो विंड्स। ठीक है, विंड स्पीड डिपेंड करती है फेज पे, क्योंकि यहाँ जितनी ज़्यादा ये वेव की स्पीड रहेगी, जितना दूर का फेस रहेगा उतनी वेव स्पीड रहेगी। विंड स्पीड नहीं, वेव स्पीड है ये। ठीक है, टाइप ऑफ वेव्स देखें तो डीप वाटर वेव, ऑसिलेटरी वेव, ट्रांजिशनल, तीन टाइप की होती है, ये मैं बताता हूँ। सेलो वाटर वेव्स होती है, उसकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रखा है कि इसकी 1/20th होगी सेलो वाटर वेव। हाइट है ना, ये इसकी वेवलेंथ है। ये बोल रहा है कि जो सेलो वाटर है इसकी हाइट है 1 किलोमीटर, ये 20 किलोमीटर। तो ये है सेलो वाटर वेव्स। ठीक है, जिसकी लेस देन द ग्रेटर द डेप्थ हायर द स्पीड, जितनी डेप्थ ज़्यादा होगी स्पीड भी वेव की इतनी ज़्यादा होगी। ये नॉर्मल फैक्ट है कि ये वेव की जितनी डेप्थ ज़्यादा रहेगी ना, ऐसे ये कितना वाटर मूव कर रहा है वो उतना ही फोर्स से मूव करेगा। कंस्ट्रक्टिव वेव लो फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रक्टिव हाई फ्रीक्वेंसी होगी, और वेवलेंथ इनकी शॉर्टर होती है। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे जैसे कोस्ट के नज़दीक आते हैं तो यहाँ पे कॉन्टिनेंटल पार्ट आने लग जाता है। ठीक है, इनकी वेव जो है ना, वेवलेंथ कम हो जाती है, हाइट बढ़ जाती है, तो इनके कारण इनकी फ्रीक्वेंसी कारण ये फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, डिस्ट्रक्टिव बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ ठोकर लगी पानी उछलेगा। ठीक है, वेवलेंथ कम हो गई, हाइट बढ़ गई, ये डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में सुनामीज है ना, वैसी टाइप की है। अर्थक्वेक के कारण भी आ सकती है मीटियोर, कि यार कोई प्लेट सब्डक्ट हुई तो उसने वाटर को डिस्प्लेस किया, यही वाटर डिस्प्लेस करके सुनामी फॉर्म होता है। जस्ट इतना ही है। सुनामी 2004 वाली इंडिया की याद रख लेना। ओके, सुनामी कैसे बनती है? दूर से लगेगा? नहीं नहीं नहीं, हाँ नॉर्मल वेव है, पर जैसे जैसे ये कोस्ट के पास आएगी हाइट बढ़ जाएगी, वेवलेंथ डिक्रीज होगी। देख कितनी वेवलेंथ थी, वेवलेंथ कम हो गई। अब आते हैं कोरल रीफ पे। कोरल रीफ से रिलेटेड कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, जैसे ये अटोल था, इसमें एक फ्रिंजिंग रीफ बनी, ये धीरे धीरे इरोजन हुआ एक बैरियर की तरफ, ये मतलब एक प्लेटो टाइप में बन गया। धीरे धीरे ये छोटा होके अटोल बन जाएगा, कि एक सर्कुलर फॉर्मेशन। यही रीफ है, इनके डायग्राम से याद रख लेना। ये फ्रिंजिंग रीफ होगी लाइन की तरह, बैरियर एक प्लेटो की तरह, और लगून खोक, उसके बीच में लगून हो जाएगी, खोखला पार्ट अटोल हो गया। पैचेज में पैच रीफ होगी। फ्रिंजिंग रीफ मन्नार की खाड़ी, ठीक है, श्रीलंका के पास जो है। और बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया वाली याद रखना। जो अटोल मालदीव, लक्षद्वीप, ये वाले नहीं है, ये अटोल वाले आइसलैंड है। एटोल फॉर्मेशन है, बीच में लेगून है, साइड में एटोल फॉर्मेशन है। इनसे रिलेटेड ये देख कि पहले पार्ट था फ्रिंजिंग रीफ, साइड में बनी, फिर बैरियर रीफ, फिर वो कन्वर्ट हो गया, लेगून कन्वर्ट हो गया, तो वो अटोल में फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, जैसे इनसे रिलेटेड यही क्वेश्चन आएगा। और इनकी लोकेशन, मेजर मेजर चीज़ें क्या है कि टेम्परेचर कितना चाहिए, लगभग 20 से लगभग 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सूटेबल रहता है इनके लिए। अगर सैलिनिटी की बात करें तो 32 से 40 तक सूटेबल रहेगी। ये नेसेसरी कंडीशंस है कि हर जगह
फिर कोरल रीफ्स क्यों नहीं पाई जाती। उसके बाद आएगा कि रिवर वाटर आपने डेल्टा वाला रीजन ना, वहाँ रीफ्स क्यों नहीं होती, क्योंकि वहाँ सैलिनिटी डिक्रीज हो जाती है भाई, क्योंकि वहाँ सैलिनिटी 30 से कम रहेगी। नॉर्मल चाहिए इसको 32, फ्रेश वाटर आएगा वो चाहिए नहीं, सिल्टेशन भी इसके लिए प्रॉब्लम है। नॉर्मल न्यूट्रिएंट्स के लिए नॉर्मल इसको सिल्टेशन चाहिए, पर हाई सिल्टेशन भी नहीं चाहिए। ये चीज़ें एवरेज चाहिए इसको। टेम्परेचर ऑफ बता दिया मैंने 20 से 28 डिग्री। सैलिनिटी भी चाहिए, अगर पूछ रहे सैलिनिटी कितनी चाहिए 32 है, तो ये जो इक्वेटोरियल बेल्ट है ना वही मिलता है। लेकिन लोकेशन बताता हूँ देखो यहाँ लगभग अपना इक्वेटर है, इसके आसपास ही ये देखो 30 डिग्री के अंदर अंदर सारा आ जाएगा। और ये साउथ, ठीक है, इंडिया वाले रीजन में, यहाँ इंडिया में भितरकनिका वाला हो गया, और उसके बाद कच्छ के यहाँ पे इस एरिया में, और लक्षद्वीप वाला मैंने अटोल का बताया ही था। ठीक है, याद रखना। मरीन रिसोर्सेज से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि कहाँ कहाँ मिलते हैं। नॉटिकल माइल्स टेरिटोरियल सी है, कॉन्टिन्यूस जोन, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल्स। एक नॉटिकल माइल्स में आई थिंक 1.6 किलोमीटर होते हैं। एक बार नहीं, माइल्स में 1.6 किलोमीटर होते हैं, एक नॉटिकल माइल्स 1.8 किलोमीटर होता है। कन्फर्म कर लेना सर। ये ओशियन का जोनेशन किया वर्टिकल, मेसोपेलेजिक, बेथीपेलेजिक, एबिशियल पेलेजिक। 20 वाला याद रख लेना, बेथी, ठीक है। एबिशियल सबसे नीचे। नाम आ सकता है कि यार इतने मीटर की हाइट पे कौन, डेप्थ पे कौन सा रहेगा। एबिशियल पेलेजिक 4000 मीटर। फिर आता है प्लैंकटन, नेक्टन, बेंथोस। ठीक है, प्लैंकटन फाइटोप्लैंकटन, नेक्टन फिश वगैरह हो गया, बेंथोस जो हर्ब्स वगैरह इसमें मिलते हैं। पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि पार्टिकल साइज इनके अकॉर्डिंग इनको असेंडिंग टू डिसेंडिंग सजाइए। क्ले, सिल्ट, सैंड, ग्रेवल, पेबल्स। याद कैसे करोगे? क्ले चिकनी मिट्टी होगी ना, उसके बाद आएगी सिल्ट। सैंड के पार्टिकल्स महीन नहीं होते, थोड़े से बड़े होते हैं, पर जो सूखे होते हैं तो इसके कारण आपको लग जाते हैं। और क्ले का पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, क्ले, सिल्ट, सैंड, ग्रेवल। और इस टेलीग्राम, ये पीडीएफ है ना आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, एक बार रिवाइज कर लेना। और ज़रूर याद करना कि ओशियन लिप, इस पीडीएफ से 3 मैप मिल जाएंगे आपको, इस लिंक से याद कर लेना। और एक ओशियन करंट्स, ठीक है, कहाँ कहाँ मिलते हैं। ठीक है, सैलिनिटी टेम्परेचर का रिलेशन, सबसे ज़्यादा सेल्फ कहाँ मिलती है, सबसे ज़्यादा सैलिनिटी कहाँ मिलती है, 20 से 30 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, इक्वेटर पे नहीं मिलेगी। इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म करते हैं, और फर्दर वीडियोज़ मैं जल्दी एग्ज़ाम से पहले ख़त्म करा दूँगा। और फॉर फर्दर वीडियोज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।